मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अशोक गहलोत ने दिसंबर 2018 में तीसरी बार सत्ता की कुर्सी संभाली। तब भी नेता का निर्णय करने में आलाकमान को 1 सप्ताह लग गया था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चली कशमकश के बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। गहलोत का पहला साल सब कुछ सहजता के साथ निकला और सत्ता संगठन का मैसेज देने की जो कोशिश की गई वो भी सफल रही। ये भी बताया गया कि सब कुछ नॉर्मल है। हालांकि सत्ता के 2 केंद्र बने हुए थे, ये जग जाहिर था। दूसरे साल का पहला क्वार्टर तो ठीक से निकल गया, लेकिन कोरोना की महामारी ने सरकार के सामने कई तरह की मुसीबतें ला दी। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ सत्ता और संगठन में टकराव। जून आते आते गहलोत पायलट की तलखी और बढ़ गई। राज्यसभा चुनाव के साथ ही परतें खुलने लगी और उसके बाद मामला पुलिस और अदालत तक पहुंच गया। हालात ये रहे कि प्रदेश में जनता कोरोना के चलते क्वारंटीन हो रही थी, जबकि सरकार को राजनीतिक उठापटक के चलते 1 महीने से ज्यादा का वक्त होटल में गुजारना पड़ा। सारी चीजें दुरुस्त होने के बाद इतना तो मानना पड़ेगा कि गहलोत कोरोना काल में कई ऐसी छाप छोड़ पाए जिनकी वजह से भीलवाड़ा मैनेजमेंट देश का रोल मॉडल बना और लगातार कोरोना की समीक्षा, साथ ही अस्पतालों पर काफी हद तक जरूरी नियंत्रण की कोशिश की। सरकार के सामने आर्थिक तंगी पहले दिन से ही थी। ऊपर से केंद्र से मिलने वाला पैसा भी समय पर नहीं मिलना परेशानी का सबब रहा। हालांकि सरकार को रोजगार और अपराध के मामलों में प्रतिपक्ष के विरोध का सामना भी करना पड़ा। एक तरफ जहां गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है, वहीं राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रहा भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मना रहा है। इस दौरान वो प्रदेश भर में जिला स्तर पर पुतले फूंकेंगे और साथ ही ज्ञापन भी सौंपेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले 2 साल में कोई भी जनकल्याणकारी योजना अमल में नहीं लाई गई, विकास के कोई काम नहीं हुए। इनमें 2 साल में इनको चुनौती देता हूँ, तुमने 2 बजट पास कर दिए। इस 2 बजट में जो विकास की घोषणाएं जो करें या जिस विकास के लिए आपने बजट रखा है वो धरती पर कहीं खर्च हुआ हो और उसके कारण से कोई कंस्ट्रक्शन वर्क खड़ा होकर के उसकी पूर्णता आई हो, तो वो नाम बता दो और जगह बता दो, तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। ये जितने भी काम हुए हैं पिछली सरकार के समय में जो चलते हुए काम थे, जिनके फीते काट करके आपने फोटो जरूर खिंचवा लिया है, अपने बजट से नहीं। उधर सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए तो आईटी, मेडिकल एंड हेल्थ और एजुकेशन सहित कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पहले साल अच्छा काम रहा, लेकिन दूसरा साल कोरोना की भेंट चढ़ने से सरकार चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
2020 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस सरकार यानी कि गहलोत सरकार के 2 साल पर। 2 साल का ये कार्यकाल कैसा रहा, तीसरी पारी अशोक गहलोत की और इसके 2 साल, इसको लेकर के हमारे साथ आज राजस्थान के जाने माने पत्रकार वो इसकी समीक्षा करेंगे। कौन क्या कहता है, किस नजरिए से देखा जाए इस कार्यकाल को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। गहलोत साहब ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया के बाद अगर 3 बार राजस्थान में किसी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो वो अशोक गहलोत है। तीसरी पारी के 2 साल के अगर हम देखें तो कहां पाते हैं? जी ओम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। आ गया? जी ओम जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया सारा। 2 साल के कार्यकाल को हम किस तरह से नापें? देखिए, इस बार जब सरकार बदली तो पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन के जो लीडर हैं वो सारे शपथ ग्रहण समारोह में आए थे और उम्मीद बंधी थी कि इस बार राजस्थान की सरकार कुछ करेगी, वो अपने आप में बहुत अलग होगा और हमेशा की तरह से मुख्यमंत्री ने जन घोषणा पत्र ये सब रखे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि किस तरीके से कोविड ने सारी चाल बदल दी। किसानों के कर्ज माफ करने की बात, नौजवानों को रोजगार देने की बात, पेंशन बढ़ाने की बात, ये सारी बातें जो कही थी वो जन घोषणा पत्र में सब कुछ उपलब्ध है। उन पर जिस तेजी से काम होना चाहिए था और जितना होना चाहिए था, बदले हुए वातावरण में और जिस तरीके से भारत सरकार ने जो एक GST वाला सिलसिला लगाया, उसके जो नतीजे रहे और उससे जो राजस्व का बंटवारे का जो सिलसिला रहा, उसने बिल्कुल अपंग कर दिया सारे स्टेट को। इस तरीके से कोविड ने, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग वाले सिलसिले ने अपने आप में बड़ा संकट पैदा कर दिया। कल्पना ये की जा रही थी कि रिफाइनरी का सिलसिला बनेगा, बहुत तेजी के साथ में रोजगार के सारे क्रिएशंस होंगे, बहुत तेजी के साथ में किसानों की कर्ज माफ और उनको सब कुछ वृद्धावस्था पेंशन वगैरह सारा सिलसिला बड़ा तेजी से करने का था। लेकिन वो सब जहाँ गति के साथ में होना चाहिए थे, इतना मंथर गति से हो रहा है कि लोग आज हैरान से हैं और परेशान हैं और सब कुल मिला करके और कोविड पे आकर के अटक गए हैं। लेकिन इसमें निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने जैसे कोविड का प्रबंधन किया, इससे निपटने का जो प्रबंधन किया, उसके लिए तारीफ होती रही। लेकिन तारीफ के साथ साथ में पैसा तो चाहिए ना। जब तक राजस्व नहीं होगा तब तक कुछ होने की संभावना उस तरीके से बनती नहीं है। तो आज लोग जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, चाहे वो पंचायत के इलेक्शंस में जा रहे हों, चाहे वो कॉरपोरेशन और साथ साथ में नगर पालिका के चुनाव में जा रहे हों, तो सवाल उठाते हैं, नाराजगियों के दृश्य भी सामने आते हैं। और इस बात को स्पष्ट रूप से कहने में जिस तरह की भाषा होनी चाहिए, जिस तरह से कन्वे किया जाना चाहिए, वो भी कन्वे नहीं हो रहे। तो मुझे यूँ लगता है कि 2 साल में ये सारी कोविड से निपटने की जहाँ बात है वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन साथ साथ में जो अपेक्षाएं किसानों को भी हुई थी और नौजवानों को भी हुई थी और जो बाकी सेक्टर्स में इंडस्ट्री को भी हुई थी, तो सब कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया, उस तरीके से नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। तो नाराजगी तो है और उस नाराजगी के साथ साथ में फिर जब कांग्रेस के अपने आंतरिक विवाद पैदा हुए और उनको लेकर के जो एक दृश्य बना, तो सरकार को कोविड का ही नहीं अपने अंग्रेस का सामना भी करना पड़ा। तो मैं नहीं समझता कि उपलब्धियां उस तरीके से हुई हैं जिस तरीके से 2 साल में हो जानी चाहिए थी और जैसी अपेक्षाएं लोगों को थी। जी श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं। गहलोत साहब का कार्यकाल अगर हम देखें, तीसरी पारी और 2 साल, ये हालांकि समीक्षा की अगर बात की जाती है मीडिया में, पहले मैं कई वर्षों से देखता आ रहा हूं,
कोई बहुत ज्यादा वो नहीं देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से या कुछ टर्म से कहें कि अब 100 दिन का जश्न मनने लगा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। पहले पता लगता था लोगों को मीडिया के माध्यम से कि 1 साल कंप्लीट कर चुकी है सरकार या 2 साल कर चुकी है। अब लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होती हैं, कुछ शिलान्यास होते हैं, कुछ शुभारंभ भी होते हैं, लेकिन खैर चलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। अभी अगर बात करें 2 साल की, तो 2 साल का अपना जो पैमाना है देखने का, नापने का, उसे कैसे देखा जाए इस कार्यकाल को? देखिए योगेंद्र जी, मैं ओम जी की बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान का माहौल है, पहले जब शपथ हुई थी और उसके बाद का माहौल जो अशोक गहलोत को मिला, उस तरह से उन्होंने जिस प्रकार से अपना 1 साल के शासन तो ठीक ठाक तरीके से चला पाए हो। और क्योंकि जब आर्थिक तंगी भी इतनी नहीं थी जितनी हो रही, लेकिन बात सही है कि जब हमको उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात राहुल गांधी ने कही और उनको मध्य प्रदेश की तर्ज पर कर्जा माफ करने की पहल की, और उन्होंने निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसानों का 692 करोड़ रुपया माफ भी किया, जिसमें 20,50,000 किसान आते हैं। ये बात सही है। उसके बाद हम उस स्थिति में नहीं रह पाए कि हम आगे की स्थिति में कॉमर्शियल बैंकों की, वो बार बार विधानसभा में कहते रहे यदि केंद्र हमारी बात मान ले तो हम वहां उनके भी 2 लाख तक के कर्जे माफ कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष को अखरता है कि हमारी सरकार क्यों नहीं आ पाई। अब वो जिस तरह का माहौल कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस ने 1 साल में जब अशोक जी मिले थे पत्रकारों से, तो उन्होंने कहा था कि हमने 50% फैसले जो जन घोषणा पत्र में किए थे हमने पूरे कर दिए। फिर दुर्भाग्य से ये हुआ कि घटनाक्रम कोविड का आ गया, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, हमको लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने डाला, हम भी लॉकडाउन में चले गए। उसके बाद अभी उभरने की स्थिति बन नहीं पा रही। ये कह सकते हैं कि परिस्थितियों ने कुछ ऐसी बनी कि पूरी देश और दुनिया ही इस चपेट में रही, कई जगह कई मुल्कों में लॉकडाउन रहा। तो ये भी एक मुझे लगता है कि इतिहास इस बात के एक अलग तरह से पैरवी करेगा कि किसी को भी किस तरह का संतुलन बैठाना पड़ा, किस तरह की स्थितियां रही। मुझे जो लगता है, जैसे ओम जी ने भी कहा कि रिजल्ट जैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, लेकिन ये कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि इसमें सबसे बड़ी जो बात रही किसी भी सरकार की, चाहे देश की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, कि सबसे पहले मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित करते हुए कहा था कि जान है तो जहान है, और मुझे लगता है कि धर्म भी निभाने की कोशिश की सभी सरकारों ने कि ये सब चीजें हम रहेंगे तो कल रहेगा और हम चीजों को संवार सकते हैं, लेकिन पहले जान बचाना जरूरी है। तो अगर इस पीरियड को अगर हम देखें, जब 25 मार्च से लॉकडाउन लगा, तो मुझे लगता है इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि ये भी कार्यकाल में काउंट होगा। अगर यही कार्यकाल, जैसे ओम जी ने कहा, कि ओपन होता तो शायद हो सकता है परिस्थितियां अलग होती, हम इस टॉपिक को कुछ अलग अंदाज में बयां करते। लेकिन आज जब लॉकडाउन पीरियड 2 साल के दरमियान ही जो राजस्थान ने देखा है, इसकी भी कुछ समीक्षा श्याम जी उसी नजरिए से होनी चाहिए। देखिएगा आप तो योगेंद्र जी, लॉकडाउन की बात तो चलो हमने एक तरह से, इस शासन ने लॉकडाउन भी भुगता, और इस पार्टी का अंतरकलह जो बढ़ा, उसके कारण से जो काम काज करने चाहिए थे, सरकार जिस गति से चलनी चाहिए थी, वो रुक गई एकदम से। और सरकार को बचाने के लिए 34 दिन तक, पहले तो हमारा राज्यसभा के चुनाव हुए तो हमको 20 दिन तक होटलों में रहना पड़ा सरकार को, फिर उसके बाद परिस्थितियां विकट हुई, फिर हमको फिर वापस से होटलों में जाना पड़ा। तो यदि कोई सरकार 60 दिन तक होटल में रह जाए और परिस्थितिवश बच जाए, तो स्थिति तो संभालने में टाइम लगता है। और आज भी पार्टी को अंतरकलह संभलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए संगठन खमात हो गया। संगठन जब रहेगा नहीं, आपके चुनाव आएंगे तो आपका विपरीत प्रभाव देखने को कहीं मिल रहा है, वो तो मिलता ही है। और आज भी हम पूरी कैबिनेट को बना नहीं पाए। कैबिनेट के 10 लोग नहीं है, 38 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। अब क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति हो नहीं पाई, जिस तरह से संगठन के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए थी, मिल नहीं पाई, क्योंकि सरकार बचाना पहली प्रायोरिटी हो गया। तो ये इतिहास अलग तरह का लिखा जाएगा निश्चित रूप से। ये पहले इतना बड़ा संकट भैरू सिंह जी के टाइम में आया था, लेकिन इस तरह की स्थितियां बनी रही, ऐसा नहीं हुआ था। वहां उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं थे, कुछ जो दूसरे लोग थे वो जो आए थे,
फिर वो जाने की प्रयास किया और निर्दलीयों के माध्यम से उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया और माहौल सुधार लिया। यहाँ निर्दलीय तो साथ है सरकार के, बीटीपी के लोग अभी विद्रोही कर रहे हैं, पहले साथ थे, इसके बाद बीएसपी के लोग साथ है। अपने ही लोग सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि ये बात सही है, हाईकमान की स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए निर्णय भी सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सरकार के कामकाज पर प्रभाव पड़ रहा है। और आपने देखा कि पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि वापस लौट रहा हूं सर, मैं वापस लौट रहा हूं। एक बार उमेंद्र दादी जी के पास से जा रहा हूं, फिर मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाह रहा हूं जी। गहलोत साहब के इस कार्यकाल को किस तरह से देखेंगे आप? देखिए योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 साल का जो कार्यकाल है, ये केवल गहलोत साहब ने रूठों को मनाने में ही लगाया है। हालांकि उम्मीदें इनसे बहुत थी, अभी भी इनके पास बहुत समय है, तो ये हम कह नहीं सकते। अभी तो खाली ये कह सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा इनकी हुई है। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि मीडिया के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत अवश्य कुछ किया। जिन वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन पिछली सरकार ने चालू करके बंद की थी, वो इन्होंने पुनः चालू की है, इसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जिस प्रकार का काम होना चाहिए था तीव्र गति के साथ में, वह नहीं हो पाया। केवल इस सरकार में तबादले हो पाए, राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हो पाई। राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने की वजह से कार्यकर्ताओं में रोष होना स्वाभाविक है। और मैं ये देख रहा हूँ योगेंद्र जी, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कुछ समय से इन्होंने ये एक आदत सी डाल ली कि राजनीतिक नियुक्तियां चुनाव से कुछ समय पहले की जाए, ताकि उसमें कई उनको लाभ हानि दिखते होंगे। लेकिन राजस्थान में जो अभी चुनाव हुए स्थानीय निकायों के, पंचायतों के, इसमें जो नतीजे आए हैं, उनसे ही लगता है कि सरकार के में जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई या अन्य हुआ, उसका कुछ न कुछ इसमें झलक देखने को मिली है। जहां बात विकास की जाए, अब जैसे कि ओम जी सैनी वरिष्ठ पत्रकार साहब ने मुझे बताया, अभी हम लोगों को बताया कि जो सरकार ने चुनावी वादे किए थे वे भी पूरे नहीं हो पाए। यानी सरकार ने जो अपना एक कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र को हम सही ढंग से क्रियान्वित कर पाएंगे, वह नहीं हो पाना इस सरकार की सबसे बड़ी कमी नजर आती है। मैनिफेस्टो तो उमेंद्र जी पूरे 5 साल के लिए होता है ना? जी, 5 साल के लिए होता है। लेकिन क्या है कि अब राजस्थान की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जल्दी ही हमारे सामने 3 उपचुनाव भी आने वाले हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 3 साल की जब समीक्षा करेंगे तो उस पर जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि इस बार हम पंचायत राज और लोकल बॉडी के जो इलेक्शन हैं जो डिले हुए कोरोना के चलते, वो भी एक उसमें चर्चा होनी चाहिए। मैं योगेंद्र जी यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि 2 साल के कार्यकाल में केवल हमने यही देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी केवल मोदी जी को टारगेट करने में लगे रहे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इस बात में लगा दी कि किस प्रकार से मैं अपनी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाऊं, किस प्रकार से ये लोगों में संदेश जाए कि मोदी जी का कोई विकल्प बन सकता है या मोदी जी को कोई चुनौती दे सकते हैं तो अशोक गहलोत दे सकते हैं। इस प्रकार की इन्होंने मन में धारणा रखी है, केवल टारगेट करने का काम किया। राजस्थान के विकास के मामले में जो बात की जाए तो अभी एक में ऐसा काम नहीं है। हम ये बात कर सकते हैं मेट्रो का सेकंड होना चाहिए। उमेंद्र जी वापस लौट रहा हूं आप लोगों के पास में। उमेंद्र जी वापस लौट रहा हूं, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 2 साल, अशोक गहलोत सरकार के 2 साल, तीसरा कार्यकाल और उसके 2 साल। चलिए एक बार फिर मैं ओम सैनी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। ओम जी, क्योंकि इतिहास बन जाती हैं कई चीजें। कोरोना जो है ये एक इस तरह की महामारी सभी के सामने एक संकट रहा। जैसे कि एग्जाम होता है, उसमें कहा जाता है कि पेपर हार्ड था, तो स्कोरिंग भी वैसे ही होती है। और अभी ये बात सही है कि इसके चलते बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी बदली हैं। और कुछ चीज़ों में अशोक गहलोत ने अपनी छाप भी छोड़ी है कि वो रोल मॉडल के रूप में भी बने। बेशक सियासत अलग बात है, लेकिन कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, और जो ठीक से नहीं हो पाई उनकी आलोचना भी होती है। यहाँ 2-3 बातें हैं जो जनता के बीच चर्चा का विषय रहता है, जर्नलिस्टों के बीच रहती हैं। कि एक तो ये चर्चा होती है कि गहलोत साहब को इतने विभाग नहीं रखने चाहिए, खासकर गृह विभाग, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के किसी भी सरकार में महिला, रोजगार, कानून व्यवस्था एक ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिसमें सीधे सरकार पे हमला बोला जाता है। तो क्या वास्तव में यहाँ कुछ चूक रही है गहलोत साहब की? देखिए, जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि सिचुएशन सारी बदल गई। बदली स्थितियों के अंदर इस डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे अशोक जी के साथ, अलग अलग पावर का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसका सारे विभागों का अलग अलग सिलसिला बनना चाहिए। वो नहीं हो पाया। शायद रणनीति रही हो। रणनीति इसलिए कि जब आपके 2 हमले हो रहे हैं, आपको दिल्ली की सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है, आपको कोविड से भी लड़ना पड़ रहा हो, आपको अपनी प्रांतीय सरकार के अंदर भी अपनी जो असंतोष है उससे भी निपटना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में रणनीति ऐसी कुछ बनानी पड़ी जिससे तीनों से मुकाबला हो सके। तो कोविड में तो निश्चित रूप से जैसे काम किया उसकी तारीफ तो जो उस पक्ष के लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, वो भी तारीफ करते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं। और ये इनका एक बड़ा प्रिय विषय रहा कि अकाल प्रबंधन, सूखा प्रबंधन और साथ साथ में कोविड प्रबंधन, इसमें जिस तरीके से मुकाबला किया ठीक है। लेकिन बाकी जो सिलसिले थे, देखिए, मुझे लगता है कि हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी को पुनः स्थापित करना, यह मुझे तो यूँ लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है। दूसरी 1-2 यूनिवर्सिटीज वापस जो बंद कर दी थी, ये बंद करने का जो सिलसिला रहा है, जो बीजेपी के वक्त में भी हुआ, जो कांग्रेस के वक्त में भी हुआ है। कांग्रेस के वक्त में तो ये हुआ कि हम लोग जो वीसा के डिटेन्यू थे, जिनको की पेंशन मिलने लगी थी और जिससे लगता था कि भाई कोई बेरोजगारी का सिलसिला नहीं है, उसको तत्काल इन्होंने बंद किया। और जिस तरीके से हम लोगों की आलोचना हुई वीसा के डिटेन्यूज की, तो बिगड़ जाने जो लोग पैदा भी नहीं हुए तो उस वक्त, जिन्होंने इमरजेंसी देखी भी नहीं है, जिनको आपातकाल का अनुभव भी नहीं है, जिन्होंने कागजों में जो कुछ लिखा गया उसको पढ़ा, अंदाजे लगाए, इसका एक ठीक तरीके से न तो प्रतिपक्ष विरोध कर पाया, जैसा कि उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो वैसे उसका हुआ। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अच्छा सिलसिला नहीं है कि आप किसी बात का खट से आकर के ऐसा कर दें और उसमें आप ये नहीं देखें कि कौन, क्योंकि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी है नहीं, हम लोग कांग्रेस के अनुयायी भी नहीं है, हम पत्रकार हैं, तो हमारी हैसियत को देखते हुए चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और एक सपाटे से कर दिया, उसके बाद में जो बयानबाजी हुई वो रही। तो अशोक जी का जो कुल मिलाकर के जो 3 क्षेत्र रहे, कोविड वाला मुकाबला, साथ साथ में पार्टी के अंदर संगठन में जिस तरीके की वो अंदर की जो बातें लड़ाई झगड़े की हुई उनसे मुकाबला, और साथ साथ में दिल्ली में जो केंद्रीय संगठन के साथ में भी जो सिलसिला रहा, कि अपने आप में बड़े मुश्किल काम थे जिनको उन्होंने, मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर तरीके से निभाया है, उससे निपटा है। अलग बात है कि भाषा का सिलसिला गड़बड़ा गया हो, जो आदमी बड़ा संयंत्र और शांत रहने वाला है वो भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बाकी और जो 2 साल के अंदर जो काम हो जाने चाहिए थे वो इन सिचुएशंस में नहीं हो सकते। इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि रेवेन्यू जिस तरीके से आपकी केंद्रित हुई है, दिल्ली के हाथ में रही है, जीएसटी के माध्यम से जो पैसा आपके हाथ में लौटना चाहिए वो नहीं लौटा। और साथ साथ में दुर्भाग्य ये रहा कि प्रतिपक्ष ने भी ये बात महसूस नहीं की और इसके लिए दिल्ली पे हमला करने की बात नहीं सोची, चाहे सरकार किसी की भी हो दिल्ली में। लेकिन राजस्थान अगर इफेक्ट हो रहा है, राजस्थान का जनमानस इफेक्ट हो रहा है, तो एक स्वर से बात जानी चाहिए थी, वो कभी नहीं हुई। बिल्कुल अस्थिरता की वजह से ये मान सकते हैं कि बड़ी चुनौतियां जो रही उनको ठीक से
फेस नहीं कर पाए, या कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इस हालात में पहले सरकार बचाना जरूरी था, उसके बाद में विकास? देखिए, ये तो जरूरी है योगेंद्र जी। बगैर आप शासन को, अगर आप सरकार के नेता बनते हैं, अगर एक आप दल के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे पहले तो आप सरकार बनाएंगे। सरकार बनाए बगैर, बचाए बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। उससे निपटने में भी इनकी कारीगरी से समझ में आता है किस तरीके से बचाया। आप देखिए, अब आप अपने ही लोगों की कैसे आलोचना करेंगे? आपके ही लोग निकल करके कहाँ जाते हैं, उनके लिए ही आपको कुछ खोलना पड़ रहा है। ये आश्चर्यजनक है ना। ऐसा तो कभी संकट होने की संभावना ही नहीं थी और वो पैदा हो गया। और उसके लिए अजीब है कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से ऐसे में क्या क्या व्यवहार करती है। वो समझ में नहीं आता कि ये कौन सी पार्टी में ऐसा होता है कि बगावत करने पे आपको पुरस्कृत किया जाए। ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का संगठन जो नौजवानों के हाथों में था सरकार बनने से पहले, उनको तो इस बात का बड़ा गुमान होना चाहिए कि हम लोगों ने हासिल किया, और हासिल किया तो इसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। एक तो वो बड़ा दुर्भाग्यजनक दृश्य रहा, और साथ साथ में फिर कोविड ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस कोविड से मुकाबला करने के लिए आपको सारे तो फिलहाल तो साहब यही याद रखेंगे कि हमें तो मार दिया अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कस्ती कम था। अपन ये कह नहीं सकते ना, ये तो लोग आपस में बोले, हमें क्या करना है इसके बारे में। लेकिन ये हुआ है। बिल्कुल। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, परिस्थितियां हैं, कोविड है, कोविड कोशिश है कि बाहर निकल जाएंगे, कि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई, एक भरोसा कायम है कि जल्द निकलेंगे। दुनिया अपना काम शुरू कर रही है, वापस से अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है। लेकिन अस्थिरता की जो बात कही है ओम सैनी साहब ने, और एक शरीर की तरह देखिए सरकार को भी, अगर शरीर स्वस्थ होता है तो हम किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हम खड़े रहते हैं मजबूती के साथ में, हमारा एक विश्वास अलग होता है। लेकिन अगर शरीर में कहीं भी कोई अंग अगर जवाब दे देता है, या हम अंदर से मजबूत नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से हम वो लड़ाई वैसे नहीं लड़ सकते। यही कुछ सरकार के साथ में रहा। लेकिन जनता के बीच जब जाते हैं तो वो रिजल्ट चाहती है, और आपको लगता है कि अभी सब कुछ सहज और नॉर्मल हो चुका है। जो अगली बार जब 3 साल पे चर्चा होगी तो ये कह सके कि चलिए एक फेज 8 महीने का 9 महीने का ऐसा रहा जो अशोक गहलोत जी के सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन अब सब कुछ सहज है, ये कुछ कहा जा सकता है? देखिए योगेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता नहीं कि अशोक जी के सामने बहुत आसान परिस्थिति आएंगी। आने वाले समय में उनको और चुनौतियां झेलनी पड़ेगी। आज देखिए, उन्होंने 3,000 करोड़ का कर्जा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमको सरकारी नौकरों को पैसा देना है। अगर समय पर सैलरी नहीं दी तो हमको और संकट हो जाएगा। इसलिए देखिए, जिस तरह से हमको जो रिजर्व बैंक ने थोड़ी अनुमति दी, उसके बाद हमने कर्जा लिया है, और कर्जा लेने के बाद हमने कर्जा के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाई, उससे हमारा उसको हमारे जो सरकारी कामकाज को चलाने करने के लिए हमने उस पर खर्च कर दिया। ये बात सही है कि पैसा नहीं है, राज्य के पास भी नहीं है और केंद्र के पास भी नहीं है। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से विशेष रूप से कोई सहयोग देने की बात होनी चाहिए, क्योंकि 25 सांसद लोकसभा के हमारे तो है ही बीजेपी के, और एक है तो आरएलपी का है, तो वो उन्हीं का समर्थक है। सुन लीजिए ओमेंद्र जी, जरा सुन तो लीजिए। आप बैठ करके सुनेंगे तो ठीक है। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन में बीजेपी का हर सांसद, हर मंत्री, सुन तो लीजिए, आप बोल रहे हैं, आप सुनो सही, जरा आप सुनो। अगर सुनोगे तो आपको निश्चित रूप से अपने प्रदेश के लिए भला चाहोगे तो ठीक है। आप जिस पर्दे के पीछे कुछ कहना चाहो मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन हकीकत तो कहो। आप देखिएगा, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि सरकार के 2 साल पूरे होने, जब सरकार केंद्र सरकार का 1 साल पूरा हुआ तो जश्न मनाने की बात हो रही थी, सारे कुछ कर रहे थे। अब तो केवल ये हुआ है कि मंत्री जाएंगे और वर्चुअली तरीके से लोगों के साथ रहेंगे। ये बात सही है, चुनौती का समय है, पैसा भी नहीं है, आंतरिक कलह की स्थिति है, ये प्रदेश निश्चित रूप से संकट में है। इस संकट को कैसे दूर किया जाए? अरे सुन लीजिए उमेश, जरा लीजिए, आप सुन तो लीजिए जरा। आप देखिएगा केंद्रीय मंत्री किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत तो कह रहे हैं कि कल ही हमारा शासन आने वाला है। अब प्रभारी पहली बार राजस्थान में आए, उनको राजस्थान के बारे में नॉलेज दिया, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। अरे वसुंधरा जी तो पूरा शासन करके भी वो 80 सीट से 82 सीट से ज्यादा, 80 सीट से ज्यादा, 78 सीट से ज्यादा ला नहीं पाई। आज वो आए, पहले दिन ही बोल रहे हैं 2/3 बहुमत आएगा। कैसे आएगा? चलिए खैर, वो एक पॉलिटिकल एक वो एनालिसिस हो जाएगी। अपन कार्यकाल पे चले, शाम कार्यकाल पे
योगेंद्र जी कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। ये 2 साल पूरे होने पर हर जगह, आज देखिए भरतपुर में इनकी राष्ट्रीय मंत्री बोली हैं, बीकानेर में केंद्रीय मेघवाल बोले, मंत्री हैं वो बोले, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, सब लोग उनकी एनालिसिस कर रहे हैं कि ये तो सरकार जाने वाली है। इस सरकार ने सीमांकन करके वार्डों का, जहां पंचायत चुनाव जीतते हैं तो इनके पक्ष में होता है, अगर नगर निगम के शहरी निकाय के चुनाव हारते हैं तो इन्होंने जो सीमांकन किया अपने तरीके से किया। तो जहां जहां पर कमियां होती है उसका तो फायदा विपक्ष लेना चाहता है। आज सुनिए हाइब्रिड, आज देखिए हाइब्रिड, उमेंद्र जी आप ही के पास आ रहे हैं। योगेंद्र जी, एक हाइब्रिड सिस्टम जो राज्य सरकार ने लागू किया था कांग्रेस ने, आज भाजपा उसका फायदा उठा रही है। धौलपुर में, बाड़ी में उठा रही है, सवाई माधोपुर में उठा रही है, और एक जगह और है वहां पर करौली में। अब ये देखिएगा कि सरकार ने, अब ये तो बात सही है कि आपको पढ़ाई का जो था अनिवार्यता समाप्त की, उससे दोनों पार्टियों को फायदा हुआ है। पहले तो कहते नहीं होगा, दोनों पार्टियों को फायदा हुआ, इसमें दो राय नहीं है। और कई चीजें देखिएगा कि नई समय कम है, श्याम जी समय कम है, मैं उमेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, एक बात तो सही है कि परिस्थितियां जैसी भी रही हो, लेकिन जनता रिजल्ट चाहती है, आप जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात कई बार ये 2 साल के कार्यकाल में आती है कि 25 सांसद मई 2019 में राजस्थान से चुन करके गए, पहले भी 25 सांसद रहे, तो इन सब का बेनिफिट मिल नहीं पाया कि ऊपर से जीएसटी के पैसे की जो बातें चली लगातार, अशोक गहलोत बिल्कुल कहते थे कि पैसा मिलना चाहिए कोविड से लड़ने के लिए। हम दूसरा, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें केंद्र का पार्ट और स्टेट पार्ट दोनों में अंतर कर दिया। पहले जो परिस्थितियां थी वो अब, और देखिए विशेष राज्य का दर्जा अब किसी को भी नहीं मिल सकता, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार के बाद 2011 में तय कर दिया गया था, उसके बाद में अब कोई नहीं हो सकता। आप बजट ज्यादा दे सकते हैं, विशेष परिस्थितियां शो कर सकते हैं, तो 25 सांसद 2 साल के लिए कुछ ऐसा कह सकते थे, ये कहें कि नहीं इन सांसदों को क्या लेना देना राज्य सरकार के साथ में। तो जीएसटी पैसे को लेकर के कई बार अशोक गहलोत अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। देखिए योगेंद्र जी, जहां अलग अलग दल की सरकार होती है, केंद्र में अलग सरकार, अलग दल की पार्टी की सरकार होगी, स्टेट में अलग होगी, तो थोड़ा सामंजस्य बैठाने में समस्या आती है। ये हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि हम ये कहें कि केंद्र का बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला, ये नहीं किया, ये तो केवल एक राजनीतिक भाषा है। केंद्र सरकार ने जितना राजस्थान को सहयोग किया वह काबिल तारीफ है। यहाँ की जो 25 सांसद है उन्होंने भी भरपूर सहयोग किया है। केवल हम ये कहें कि राजनीतिक भाषा के रूप में कि हम यदि पार्टी के हिसाब से जाना चाहेंगे, हम कहना चाहेंगे कि राजस्थान में कोविड के मामले को लेकर केंद्र और राजस्थान सरकार ने जो काम किया काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जनता को चाहिए विकास की बात। जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आपके पास बजट है या नहीं है, जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि केंद्र का आपको सहयोग है या नहीं है, उन्हें काम चाहिए। यानी कोई भी स्टेट में जनता कांग्रेस की सरकार बनी है तो जनता ने उनको उनके घोषणा पत्र के आधार पर बनाया है। देखिए अब ये कहे कि साहब बीजेपी के शासन में ऐसा हुआ था, अरे भाई उनके शासन में ऐसा हुआ था तो लोगों ने उनको हटा दिया। अब आप तो काम ढंग से करके बताओ ना, क्योंकि अब बात आती है कि साहब बीजेपी के, हम यदि पिछली सरकार के कामों की तुलना किए जाएंगे तो उनको तो लोगों ने हटा दिया था। अब ये जो वर्तमान सरकार है इनके कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए, और 2 साल का जो समय है, इस 2 साल में ऐसा मुझे कोई काम नजर नहीं आया जिसको मैं कहे कि ये वो बहुत ही अच्छा काम किया। जयपुर की जनता को आवश्यकता थी ये अपने मेट्रो के सेकंड फेज के काम शुरू होने की, उम्मीद थी। धारीवाल जी ने बड़े लंबे चौड़े काम भी किए और वायदे भी किए, सर्वे भी हुए, लेकिन उसके वही ढाक के 3 बात वाली बात सामने आई। देखिए राजस्थान में इस समय आवश्यकता, आपने वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कुछ नहीं किया। केवल हमने लड़ाइयों में समय बिगाड़ा, केवल उनको रूटों को मनाने में समय बिगाड़ा, केवल होटलों में बाड़ाबंदी में समय बिगाड़ा। ये इनसे जनता को कोई मतलब, जनता को क्या मिला? जनता आहत हुई है। हाँ, केवल हम सरकार की वाहवाही करने के लिए कहते हैं कि जो आंशिक काम है, ये स्थितियां बनती है तो जनता को ही परेशानी होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जनता ये देख के चलेगी कि परिस्थिति क्यों बनी। जी, जनता ये सब कुछ भी देखेगी परिस्थितियां क्यों बनी। कोविड के दरमियान एक तरफ लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं या उससे
कैसे मिल सकती है उसकी चिंता में है, दूसरी तरफ सरकारों का जनता में बाहर डालने वाली बात है। आप एक ही शहर में 2 नगर निगम बना लेते हैं, तो ये सब जनता पे बाहर डालने की वाली बात नहीं है क्या? यानी हम ये कहें कि होना ये चाहिए था कि जन प्रतिनिधियों को जो सुविधाएं मिलती है वो कम होके आम जनता को लाभ मिले। अब आपने 2 महापौर बना दिए, 2 डिप्टी महापौर बना दिए, 2 नगर निगम बना दिए, यानी जनता को धक्के खाने की बात है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को काम चाहिए। एक साइड में एकल खिड़की योजना चलाते हैं, उमेंद्र जी चलिए रोकना चाहूंगा, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, समय कम है और क्योंकि 2 साल के पूरे कार्यकाल को अगर हम देखें तो एक लंबी चर्चा हो सकती है। बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि जिनको लेकर हम चर्चा कर सकते हैं कि, लेकिन सीरीज हमारी जो रहेगी उसमें हम जरूर चर्चा करेंगे। निवेश क्यों नहीं आ पा रहा, रोजगार के अवसर क्या हो रहे हैं, रिफाइनरी का क्या हुआ, केंद्र में जो पैसा है उसकी क्या व्यवस्था होगी, क्यों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वैट बढ़ाया, राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी महंगा अगर हमारे को मिलेगा। कई ऐसी चीजें हैं कि जिन पे चर्चा करेंगे, लेकिन परिस्थितियां जो भी हों जनता रिजल्ट चाहती है और हम गहलोत साहब को सरकार के 2 साल के कार्यकाल पे शुभकामनाएं देंगे, लेकिन जनता की उम्मीद को भी हम याद दिलाते रहेंगे कि वक्त आने पर आप अपना रिपोर्ट कार्ड जब जनता के बीच लेकर के जाएं तो निश्चित रूप से वो भरोसे पे और उम्मीदों पर खरा और कायम रहे। तो मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी असरदार बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।